नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। आज हम आपके लिए विशेष कवरेज लेकर आए हैं दिल्ली के सुल्तानपुरी से, वो इलाका जहां पर 20 साल की अंजलि को टक्कर मार दी जाती है और बेरहमी से उसे कई किलोमीटर तक घसीटा जाता है। इतना घसीटा जाता है, इतने जख्म उसके शरीर पर आते हैं कि उसकी जान चली जाती है। इस घटना ने सिर्फ दिल्ली को ही नहीं, देश की राजधानी को ही नहीं, पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और अब सवाल यही है कि करीब एक हफ्ता जो है अब वो इस घटना को बीतने जा रहा है, तो आखिर क्या अंजलि को न्याय मिल पाएगा? क्योंकि अब तक जिस तरह से नए नए पेच इस मामले में सामने आ रहे हैं, नए नए मोड़ इस मामले में सामने आ रहे हैं, वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या आरोपियों को बचाया जा रहा है? क्या पुलिस खुद को बचाने के लिए नई नई थ्योरीज लेकर आ रही है? जो नए नए वीडियोस सामने आ रहे हैं वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर, इस पूरे मुद्दे पर हम आपको पल पल की खबर देने जा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर इस वक्त आपको सबसे पहले अपडेट कर देते हैं कि क्या कुछ आज इस मामले में हुआ है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आई दिल्ली पुलिस की तरफ से, वो पता चली कि जो कार में 4 आरोपी थे, वो 5 आरोपी जो कहे जा रहे थे वो 5 नहीं 4 आरोपी थे और एक आरोपी को यहाँ पर बुलाया गया। आज क्या कुछ हुआ वो आपको बताते हैं। 5 बड़े जो अपडेट है इस वक्त की। 2 और आरोपी इस मामले में पकड़े गए हैं। आशुतोष जो पहला आरोपी है, जो इस कार का मालिक है, वो इस मामले में गिरफ्तार हुआ है और अंकुश गिरफ्तार हुआ है। हालांकि अंकुश ने बाद में शाम को आकर पुलिस के सामने सरेंडर किया है। इसी थाने में, दिल्ली के सुल्तानपुरी थाने में दोनों को रखा गया है। ये एक बहुत बड़ी जो खबर है उस वक्त ये निकलकर यहाँ पर सामने आ रही है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जो 5 आरोपी थे उसमें से कार में जो निकले हैं वो 4 आरोपी हैं। दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर झूठ बोला और दिल्ली जो आरोपी थे वो दिल्ली पुलिस को गुमराह कर रहे थे। इसके अलावा दिल्ली की जो सरकार है उसने ये ऐलान किया था कि अंजलि का जो परिवार है उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, तो उसे आज मंजूरी दे दी गई है। 10 लाख का मुआवजा जो है वो अंजलि के परिवार को मिलने जा रहा है। लेकिन कई तरह की जो थ्योरीज सामने आ रही है वो कई सवाल उठा रही हैं। जो आरोपी गाड़ी चला रहा था वो था अमित, लेकिन जब लाया गया तो वो लाया गया सामने दीपक को। क्यों? क्योंकि जो गाड़ी में बैठे आरोपी थे उनके पास लाइसेंस नहीं था। खुद को बचाने के लिए वो दीपक को सामने लेकर आते हैं और दीपक को इसके लिए पैसे भी दिए गए। ये भी जानकारी सामने निकल कर आई है। और जब दीपक को पैसे दिए गए हैं तब उसने ये सारा झूठ बोला है कि गाड़ी वो चला रहा था। तो इस तरह से एक के बाद एक कई थ्योरीज सामने आ रही हैं। अब आपको वो फुटेज हम यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं जो आज नए फुटेज सामने आए, क्योंकि एक के बाद एक रोज़ जब नए सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं तो कई तरह के सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं और ये मामला सुलझता हुआ नहीं, उल्टा उलझता हुआ नजर आ रहा है। तो अब सबसे पहले आपको हम वो सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं जो अंजलि और निधि का सामने आया है। हमारे उस फुटेज के जरिए हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अंजलि जो कर्ण विहार इलाके में रहती थी वो अपने दोस्त के साथ वहाँ पर पहुँचती है। अंजलि को एक दोस्त उनकी गाड़ी पर, अंजलि और निधि दोनों को छोड़कर जाता है अंजलि के घर के बाहर। पहले उस स्कूटी से उतरती हैं निधि, जिन्होंने लाल रंग की जैकेट पहनी हुई है, और वो अंजलि के घर की तरफ बढ़ जाती हैं। उसके बाद निधि होती हैं जो कि, उसके बाद अंजलि होती हैं जिन्होंने पिंक कलर की जैकेट पहनी हुई है और वो उसके बाद जाती है। लेकिन उससे पहले वो स्कूटी पर जो सवार युवक है उससे बात करती हुई नजर आती है जो उनका दोस्त है, और उसके बाद वो उन दोनों को छोड़कर चला जाता है। इस सब के बाद अंजलि और निधि दोनों बाहर निकल कर आती हैं, अपनी स्कूटी पर सवार होती हैं और इस वक्त स्कूटी जो है वो अंजलि चला रही हैं। तो यहाँ पर ये बहुत मायने रखता है कि जाते वक्त अंजलि गाड़ी चला रही है और उसके बाद वो लोग दोनों न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए चली जाती हैं। अब आपको हम दिखाते हैं जो दूसरा सीसीटीवी फुटेज इस मामले में सामने आया है। वो फुटेज ये दिखा रहा है कि किस तरह से वो आरोपी जो ये कह रहे थे कि वो नशे में थे, उन्हें पता नहीं चल पाया, वो किस तेज़ी से गाड़ी को चलाते हुए निकल जाते हैं। कंझावला के पास से ये निकल रहे हैं। देर रात की ये बात है, करीब 2 बजे के करीब की ये बात है, जब वो कंझावला के पास से तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए निकल जाते हैं। और जब वो गाड़ी निकल के जा रही है तो आप आसपास से जो धुआं और जो धूल उठ रही है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी की रफ्तार कितनी ज़्यादा थी। और ये वो इलाका है जहाँ पर सड़क बहुत अच्छी नहीं है, वहाँ पर गड्ढे देखे जा सकते हैं, वहाँ पर जो सड़क है वो ऊबड़ खाबड़ है। बावजूद उसके ये जो आरोपी हैं ये गाड़ी की रफ्तार को धीमी नहीं कर रहे हैं, ये तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए चले जा रहे हैं। और ये वही वक्त है जब अंजलि को टक्कर मारी गई थी। हमारे साथ यहाँ पर ख़ास मेहमान जो हैं वो जुड़ने जा रही हैं। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता है इस इलाके की, मंजू जी आइए हमारे साथ। मंजू जी हैं हमारे साथ जो इस पूरे मामले पर नज़र भी बनाई हुई हैं और इस इलाके में वो लंबे वक्त से काम कर रही हैं, कुछ वर्षों से वो यहाँ पर काम कर रही हैं। मंजू जी, सबसे पहले इस इलाके को हम समझना चाह रहे हैं कि सुरक्षा के लिहाज से महिलाओं के लिए ये इलाका कैसा है, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत लंबे वक्त से काम कर रही हैं। जी, मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ
पुलिसकर्मी तो वैसे तैनात ही रहते हैं। एक्चुअली क्या है, मंगोलपुरी सुल्तानपुरी का ये लोकल एरिया है जी। पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर मैं रात के 2:30 बजे भी अगर यहाँ के थाना SHO को मैं कॉल करती हूँ, बाई चांस अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह बाई चांस कुछ भी होता है मोटिव, तो मैं कॉल करती हूँ, तो बट वो एज इट इज़ उठता भी है कॉल और उस चीज़ पे रिस्पॉन्स भी होता है। तो ये देखिए बहुत बड़ी बात मंजू जी बताना चाह रही हैं। वो ये कह रही हैं कि पुलिस को अगर इन्होंने देर रात भी कभी कॉल किया है ज़रूरत के वक्त, तो पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है, पुलिस की टीम यहाँ पर आई है। और सबसे बड़ा सवाल इस पूरे मामले में यही उठ रहा है कि आखिर PCR कॉल को 20 से ज़्यादा कॉल किए गए PCR वैन को, बावजूद उसके आखिर पुलिस वाले क्यों नहीं पहुंचे। तो इसे आप मंजू जी किस तरह से देख रही हैं, क्योंकि आप इस पूरे इलाके को समझती हैं, जहाँ अंजलि रहती थी उस इलाके को भी आप समझती हैं, अंजलि के परिवार से भी अब आप मुलाकात कर चुकी हैं, वाकिफ हैं आप। तो आपको इस पूरे मामले में क्या कुछ लग रहा है कि क्यों आखिर पुलिस वाले यहाँ पर उस स्थिति में जब उन्हें इतने कॉल किए गए वो काम नहीं कर पाए। ये सरासर आपको देखा जाए तो ये पूरा जो मैटर है, जिसमें 5 आरोपी में एक आरोपी जो मनोज मित्तल है वो बीजेपी का संयोजक है, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी पार्टी को टारगेट कर रहा है अपना। मतलब कि ये देख लो, बीजेपी पार्टी का प्रेशर है पुलिस के ऊपर। पुलिस तो अपना काम ठीक कर रही है एज इट इज, लेकिन कहीं ना कहीं इसको मतलब कि मोटिफाइव करके, इनको प्रेशर करके कहीं ना कहीं इस मामले को नीचा दिखाया जा रहा है कि इस मामले को रफा दफा करा जाए, तो एक एक्सीडेंट दिखा के। जी, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर लग रहा है क्योंकि मनोज मित्तल उन आरोपियों में से एक है और कहीं ना कहीं उनको बचाने के लिए पुलिस के ऊपर दबाव है और इसलिए पुलिस इस तरह का काम कर रही है। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि क्या कुछ चल रहा है। आज अंजलि की जो अस्थियां थी उनका भी विसर्जन किया गया। परिवार के लिए एक बहुत ही ऐसा वक्त है ये कि उनके घर में एक ही कमाने वाला था। आप उनके परिवार से मिली है, क्या स्थिति इस वक्त है उनकी माँ की, खासकर क्योंकि उनकी तबीयत खराब रहती है? देखो मम्मी की, उनकी तबीयत ये देखो, दोनों किडनी फेल है, डायलिसिस होती है, वो कैसे भी करके अपना घर चला रही थी। हम एक चीज कहते हैं, चाहे वो अच्छा कर रही थी, बुरा कर रही थी, कुछ भी कर रही थी, सबसे मेन बात निधि की भी जांच होनी चाहिए। निधि ने ये बोला, सवाल उठाया कि उसने बहुत पी रखी थी होटल के टाइम पे जब वो पार्टी कर रहे थे, बट पोस्टमार्टम में ऐसा कुछ भी नहीं आया। अगर पी रखी होती, ड्रंक कर रखा होता तो बट वो आता उसमें, बिल्कुल आता। कहीं ना कहीं अंजलि की भी जांच होनी चाहिए और उसकी निधि की भी जांच होनी चाहिए और उसकी कॉल डिटेल भी देखी होनी चाहिए। एक सवाल और यहाँ पर मंजू जी निकल कर आता है कि पुलिस ने कल जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जब उस घटना को 5 दिन बीत चुके हैं और पुलिस उसमें ये कह रही है कि शुरुआती जांच में ये निकल कर आया है कि कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन 5 दिनों के बाद शुरुआती जांच नहीं होती। जब किसी की मौत हो जाती है, किससे वो आखिरी बार उसकी मुलाकात हुई है, किन लोगों से उसकी बात हुई है, ये सब कुछ घंटों में निकल कर सामने आ सकता है। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई यहाँ पर दिल्ली पुलिस कर रही है वो बहुत ही स्लो जा रहा है। आप 5 दिनों के बाद ये कह रहे हैं कि शुरुआती जानकारी सामने आ रही है, जबकि 5 दिनों के बाद आसान था आपके लिए पता लगाना, नए किरदार यहाँ पर रोज CCTV फुटेज में सामने आ रहे हैं। अगर पुलिस वाले, मैं कह तो रही हूँ आपको, ऊपर से प्रेशर आ रखा बीजेपी पार्टी का, क्योंकि बीजेपी इस टाइम पे टारगेट हो रखी है। आप ये चीज देखिए। दूसरा चीज मैं ये बताना चाहती हूँ, पुलिस चाहे तो 1 मिनट में कॉल डिटेल, लास्ट कॉल की लोकेशन, फोन लोकेशन सब पता लगा सकती है, लेकिन बट नहीं कर पा रही क्योंकि ऊपर से प्रेशर है उनके ऊपर, क्योंकि बीजेपी का उसमें संयोजक है मनोज मित्तल, वो जिला संयोजक है वो, इसीलिए कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी टारगेट हो। मनोज मित्तल के बारे में क्या आपको कोई जानकारी है, जो मैं पुख्ता तौर पर जानना चाहती हूँ, सिर्फ ऐसे नहीं कि हम सतही तौर पर, क्या वाकई उनके बारे में कोई जानकारी, किस तरह का उनका बैकग्राउंड रहा है? बैकग्राउंड ऐसा है कि यहाँ सुल्तानपुरी में उनका सट्टा भी चलता है। उनका बैकग्राउंड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो उनके जो नीचे सिक्योरिटी पे जो रहते थे लोग, उनसे भी मतलब कि ये सुल्तानपुरी में रहते हैं। सुल्तानपुरी मंगोलपुरी एक लोकल एरिया है, वो सट्टे का भी उनका अपना धंधा चलता है, अपना जो भी होता है। दूसरी चीज अपना राशन की दुकान है उनकी। तीसरी चीज के वो रात में तो दारू पी के गाली कर देते हैं और फिर सुबह वो बोलते हैं भाई सॉरी मेरे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुल मिला के वो रसूखदार यहाँ पर रहे। तो ये कहीं ना कुछ बातें जो निकल कर आ रही हैं, कई बड़े आरोप भी इसमें है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि दिल्ली पुलिस अगर चाहती तो अब तक कम से कम इस मामले से जुड़े हुए कुछ पुख्ता सबूत सामने आ सकते थे। जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तब उसमें शुरुआती जाँच के आधार पर कुछ बातें जो है वो कही गई हैं, जो अपने आप में कई सवाल उठाती हैं। लेकिन मंजू जी, अब सवाल यहाँ पर ये है कि अंजलि का परिवार अंजलि को खो चुका है और अब सबसे बड़ी बात यही है कि क्या अंजलि की मौत का सच कभी सामने आ पाएगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये इसलिए जानना और समझना है क्योंकि कई लोगों की नजरें इस पर हैं। देश की राजधानी से जुड़ा हुआ मामला है। बिल्कुल देश की राजधानी क्या, देश की बेटी थी वो। फिलहाल एक दलित, मैं ये नहीं कहती कि भाई हम बेटी जो दलित है, हम दलित है, बेटी दलित है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि एक दलित पिछड़े को क्यों दबाया कुचला जाता है। बिल्कुल ये चीज भी देखी जाती है इसमें। ये क्योंकि सबसे मेन बात क्या है कि वो बेटी दलित थी,
क्योंकि प्रियंका रेड्डी जी का मैं एक चीज चाहती हूँ कि लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि कोई किसी भी जाति का हो, सबसे बड़ी बात है कि किसी के साथ अगर इतना बड़ा अपराध हुआ है तो अपराधी पकड़े जाने चाहिए, उस बात का सच सामने निकल कर आना चाहिए। तो कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मंजू जी, आपने ये तमाम जानकारियाँ यहाँ पर दी। तो हम समझ सकते हैं कि क्या कुछ इस वक्त जो परिवार है उस पर बीत रही होगी। आज अंत्येष्टि जो अस्थियाँ जो हैं अंजलि की वो विसर्जित कर दी गई हैं और अब यहाँ पर परिवार जो है इंतज़ार कर रहा है इस बात का। हालांकि एक राहत जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से ज़रूर आई है यहाँ पर कि जो 10 लाख का मुआवजे का ऐलान किया गया था उसको आज मंजूरी दे दी गई है, यानी कि अब जो वो रकम है वो बहुत जल्दी परिवार के पास पहुँच जाएगी। उनकी माँ की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, उनके परिवार के लोग जो लगातार उनसे बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो सिर्फ यही चाहती हैं कि उनकी बेटी को इंसाफ मिले। और वो अभी भी उनका परिवार जो है वो इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहता कि ये जो अंजलि की मौत हुई है वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। सबका कहना है कि कुछ ना कुछ इसके पीछे साजिश है और अगर ऐसी कोई साजिश है तो उसे सामने लाया जाना चाहिए, उसका पता लगाया जाना चाहिए और अगर जो भी दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए ताकि आगे कोई ऐसी हरकत करने से पहले कई बार सोचे। यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन इस बड़ी खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है, फ़ौरन हाजिर होता है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दिल्ली के सुल्तानपुरी थाने के सामने इस वक्त हम हैं और आपके लिए विशेष कवरेज लेकर आए हैं। अंजलि को कब मिलेगा इंसाफ, ये बहुत बड़ा सवाल है जो लगातार उठाया जा रहा है। और आज जो बड़ी खबर इस मामले में आई है, अब तक इस मामले में 7 आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और आज आशुतोष जो कि गाड़ी का मालिक है, उस बोलेरो कार का मालिक है जिससे टक्कर मार के अंजलि को कई किलोमीटर तक घसीटा गया, उसके मालिक आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर यह आरोप है कि उसने जो अंजलि को घसीटने के बाद ये चारों आरोपी कार से जा रहे थे उनकी मदद की, सबूत से छेड़छाड़ की और सबूत मिटाने में उनका साथ दिया। और दूसरा आरोपी अंकुश, उसने शाम तक सरेंडर कर दिया है। तो इस तरह से अंकुश की भी अब गिरफ्तारी यहाँ पर हो चुकी है। अब दिल्ली पुलिस की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरह से ये लगातार आरोपी झूठ बोल रहे हैं, दांव पेच खेलकर गुमराह करने की पुलिस को कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि पुलिस इनका नार्को टेस्ट, इनका पॉलीग्राफी टेस्ट जो है वो भी कराए। और यहाँ पर जो दिल्ली सरकार है उसने 10 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया है। तो किस तरह से पूरा यू टर्न इस मामले में आज आया है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी रवि शंजन शुक्ला की। पीड़िता को कुचलने के बाद कार को खड़ी करने आए आरोपियों की ये सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद अब आशुतोष को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हम रोहिणी में डी ब्लॉक के उस इलाके में पहुंचे जहां से कार बरामद हुई थी। अब हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर आशुतोष दीपक और एक अन्य शख्स के साथ में बात करते हुए दिख रहा है। आप सोचिए कि सुबह 4:07 पर सबसे पहला फुटेज सीसीटीवी का इसी जगह पर आता है जहां पर आशुतोष दीपक के साथ में बात करता है, फिर वो जैकेट पहनने अपने घर जाता है। अब हम बात करेंगे उसके घर तक की कि वो जैकेट पहनने आता है और 4:07 से लेकर और 4:52 तक दीपक और दूसरे लोगों के साथ में उसकी बातचीत होती है। जबकि पहले आशुतोष ने पुलिस को बताया था कि हादसे के बाद दीपक गाड़ी की चाबी देकर चला गया था। आशुतोष यहीं पर थे, जैसा कि हाँ जी, यहाँ सीसीटीवी से पता लग रहा है कि ये यहीं पर थे। अच्छा। ये जो हाँ इनका सीन जो मेन आता है 4:07 से हम लोग जैसा कि सीसीटीवी से देख रहे हैं कि 4:07 पे बाहर तो आए। आशुतोष ने आप लोगों को बताया, पहले क्या बताया नहीं, था? हमें तो कुछ नहीं बताया कि कैसे है उनका, कि क्या है। जैसा कि ये लोग बता रहे थे, इनके ये नेबर हैं कि यहाँ पे थे वो, बस इतना ही हमें पता है। उसके बाद तो रोल सीसीटीवी से सामने आपके साथ सब साफ है, आप ही लोग डिसाइड कर सकते हैं क्या है। हाँ, तो यहाँ पर आशुतोष रहते थे 6 महीना पहले ही यहाँ पर 6 से 8 महीना पहले हाँ जी आए थे। कंझावला कांड का एक और आरोपी अंकुश भी अब पुलिस की गिरफ्त में है। अंकुश का छोटा भाई अमित ही कार चला रहा था। हम मंगोलपुरी में रहने वाले अंकुश और अमित के घर पहुंचे। जब ये हादसा हुआ तब उसके बाद में जो अमित है उसने सबसे पहला जो फोन है वो अंकुश को किया। अंकुश ने दीपक को फोन किया, फिर दीपक को ये कहा कि तुम बताओ पुलिस को कि मैं गाड़ी चला रहा था, क्योंकि अमित के पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। तो उसके बाद में दीपक ने पुलिस को गुमराह किया और दीपक ने पुलिस को ये कहा कि गाड़ी वो चला रहा था। जब बाद में मोबाइल लोकेशन मिली तो पता चला कि दीपक अपने उस वक्त घर मौजूद था। अंकुश ये बताया जा रहा है कि वो
ग्रामीण सेवा चलाता था। हाँ जी, ग्रामीण सेवा चलता था। ग्रामीण सेवा। हाँ, और जो उसका भाई था अमित, वो क्या काम करता था? वो भैया किसी ऑफिस में जॉब किया करता था। ऑफिस में जॉब। हाँ। तो ये किस तरीके के लड़के थे, मतलब कैसे? ठीक थे लड़के, तो सही थे। लेकिन कंझावला कांड में अब तक आरोपियों ने कई बार पुलिस की जांच को उलझाने की भी कोशिश की है। अब तक की जांच में पता चला है कि पहले आरोपियों ने कहा कि घटना के वक्त कार में 5 लोग बैठे थे, जबकि 4 लोग बैठे थे। आरोपियों ने कहा था कि कार दीपक चला रहा था, जबकि कार अमित चला रहा था। आरोपियों ने पहले कहा कि तेज म्यूजिक के चलते कार में कोई फंसा हुआ है, ये समझ नहीं पाए, जबकि आरोपियों को 2.5 किलोमीटर बाद ही मालूम चल गया था कि लड़की गाड़ी में फंसी हुई थी। आरोपियों ने कहा कि वो डर गए थे, इसलिए घर भाग गए, लेकिन घटना के बाद से वारदात को छिपाने की पूरी कोशिश की। पहले आशुतोष और अंकुश ने बताया था कि उनको घटना की जानकारी नहीं थी। इसमें जो 2 नाम आए हैं, नए हमारे एक्यूज्ड हैं। एक जो एक्यूज्ड है उसका भाई है ये, तो उन्होंने ये देखते हुए कि इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और ये एक एक्सीडेंट का ही केस है, किसी दूसरे आदमी को सजेस्ट किया कि तुम कहो कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था। कंझावला कांड में पीड़िता की दोस्त निधि से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। नया सीसीटीवी फुटेज आने के बाद पता चला है कि पीड़िता और निधि अकेले नहीं थे, बल्कि इनके दोस्त भी थे। अब इन सारे पहलुओं की भी पुलिस जांच कर रही है। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर और पूजा आर्या के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।